आज हमने टॉपिक लिया है फॉरेस्ट टाइप्स। तो फॉरेस्ट क्या है? अ लार्ज एरिया कवर्ड चीफली विथ ट्रीज एंड अंडरग्रोथ, यानी कि ट्रीज और जो भी ग्रासेस वगैरह जो ग्रो हो गई है और बहुत बड़ा एरिया है, तो उसको हम फॉरेस्ट ऐसे कहते हैं। इन इंडिया फॉरेस्ट मीन्स ऑल स्टैट्यूटरीली रिकॉग्नाइज फॉरेस्ट वेदर डेसिग्नेटेड एज रिजर्व, प्रोटेक्टेड और अदरवाइज। तो इंडिया में जो भी ऑलरेडी डिक्लेयर किया है फॉरेस्ट या अदरवाइज ऑलरेडी रिजर्व किया है या पहले से डिक्लेयर नहीं किया लेकिन फिर भी फॉरेस्ट की तरह ट्रीट किया जाता है, उन सबको फॉरेस्ट ऐसा कहा जाएगा। तो फॉरेस्ट जो है इट इज़ इंक्लूडेड इन कॉन्करेंट लिस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ये 7 शेड्यूल में हमें लिखा है थ्रू द 47 अमेंडमेंट। पहले क्या था कि एग्जैक्टली जो फॉरेस्ट था वो स्टेट सब्जेक्ट था, बट अभी 1976 में जो भी अमेंडमेंट हुआ 42nd, तो उसके बाद क्या हो गया, फॉरेस्ट एंड प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ एनिमल्स एंड बर्ड्स वेर ट्रांसफर्ड फ्रॉम स्टेट टू कॉन्करेंट लिस्ट। तो अभी ये कॉन्करेंट लिस्ट में आ गया, यानी कि स्टेट और सेंटर दोनों इसके ऊपर कानून बना सकते हैं। आर्टिकल 51A(g) ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यह हमें फंडामेंटल ड्यूटी देता है कि एवरी सिटीजन टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। तो जो भी हमारे पास जो भी नेचुरल एनवायरनमेंट है हमारे आजू बाजू में, तो उसका हमें प्रोटेक्शन करना है, ये हमें बोला गया है। अगर हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी देखते हैं, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 48 अगर देखें तो उसमें भी लिखा है स्टेट शैल एंडेवर टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरनमेंट एंड टू सेफगार्ड द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ द कंट्री। यानी कि गवर्नमेंट ने हर एक प्रयास करना चाहिए टू इम्प्रूव, टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट एंड टू सेफगार्ड द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ द कंट्री। तो हमारी जो भी वाइल्ड लाइफ है उसको या नेचुरल एनवायरनमेंट उसको बचाने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको इम्प्रूव करने के लिए गवर्नमेंट ने एफर्ट लेने चाहिए। तो स्टैच्यूज क्या है? इंडिया फॉरेस्ट करेंटली गवर्नड बाय द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988। तो इंडिया में जो भी अभी करेंटली जो भी एक्ट है या स्टैच्यूज है वो अंडर द पॉलिसी फॉरेस्ट नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 के अंडर ही गवर्नड है। तो इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, जो भी इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 में डिक्लेयर किया था, उसमें लिखा गया था कि जो इंडिया का जो कवर है, यानी कि जो फॉरेस्ट एंड ट्रीज का कवर है, वो टोटल लैंड एरिया का 24.56%, यानी कि 8,07,276 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ इंडिया का एरिया है, कवर करता है, ऐसा डिक्लेयर किया है। तो इंडिया इज नाउ परसुइंग, अभी ये 24.56 से लेकर 33% ऑफ लैंड एरिया को कन्वर्ट करने के लिए इंडिया इज हैविंग अ गोल। रिजर्व फॉरेस्ट क्या है कि जो डायरेक्टली सुपरविजन ऑफ गवर्नमेंट है, तो उनको हम रिजर्व फॉरेस्ट कहेंगे। तो यहाँ पब्लिक एंट्री अलाउड नहीं है किसी भी कमर्शियल पर्पस के लिए, और विदाउट गवर्नमेंट परमिशन नोबडी कैन एंटर द फॉरेस्ट। तो 53% ऑफ द टोटल फॉरेस्ट एरिया, इंडिया में जितने भी फॉरेस्ट एरिया है उसमें से 53% जो एरिया है वो कवर्ड है रिजर्व फॉरेस्ट द्वारा। तो इसमें नेशनल पार्क भी आएंगे, उसके बाद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी आएगी, उसके बाद बायोस्फीयर रिजर्व भी आएंगे। तो ये सब इसमें इंक्लूड होगा, और इवन प्रोटेक्टेड या रिजर्व फॉरेस्ट रहेगा तो भी इसमें इंक्लूडेड हो जाएगा। ये प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट क्या है? लुक्ड आफ्टर बाय द गवर्नमेंट, यानी कि उसमें 100% गवर्नमेंट ध्यान नहीं देती है, बट एग्जैक्टली और डायरेक्टली कंट्रोल भी नहीं करती है, बट इसको ऑलरेडी गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है। लोकल पीपल आर अलाउड टू कलेक्ट द फॉरेस्ट, यानी कि वहाँ के जो लोकल पीपल है वो उनको एडमिनिस्टर करने में गवर्नमेंट को मदद करते हैं, और वो अलाउ भी करते हैं, गवर्नमेंट उनको अलाउ करती है टू कलेक्ट फॉरेस्ट प्रोड्यूस एंड कैटल ग्रेजिंग। लेकिन इस दौरान ऐसा नहीं होना चाहिए कि फॉरेस्ट को कोई सीरियस डैमेज हो जाए, तो दैट नीड्स टू बी टेकन केयर। जो टोटल फॉरेस्ट है इंडिया में, तो उसमें से 29% जो भी फॉरेस्ट है वो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट के कैटेगरी में कवर होता है। उसके बाद है अनप्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। तो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है वो अनक्लासीफाई है, गवर्नमेंट ने कहीं लिखा नहीं है उनके बारे में। तो नो रिस्ट्रिक्शन ऑन कटिंग ट्रीज, यहाँ आप ट्रीज कटिंग कर सकते हैं, कैटल को ग्रेस कर सकते हैं। तो 18% ऑफ टोटल फॉरेस्ट एरिया ऑफ द कंट्री इस कैटेगरी में आ जाता है। उसके बाद है स्टेट फॉरेस्ट। तो स्टेट फॉरेस्ट ऐसे फॉरेस्ट है कि जो हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। ऑलमोस्ट ऑल इम्पोर्टेंट फॉरेस्ट ऑफ द कंट्री अंडर द फुल कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट, वो स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकता है या सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो सकता है। कवर ऑलमोस्ट 94% ऑफ टोटल फॉरेस्ट एरिया। तो इंडिया में जितने भी फॉरेस्ट है, तो उसमें से 94% जो फॉरेस्ट है वो अंडर द गवर्नमेंट कंट्रोल है।
कमर्शियल फॉरेस्ट ऐसे फॉरेस्ट है कि जिसमें हम कमर्शियल एक्टिविटी कर सकते हैं या कमर्शियल पर्पस के लिए वहाँ से कुछ इनपुट पिकअप कर सकते हैं। तो ओन्ड एंड एडमिनिस्ट्रेटर बाय लोकल बॉडीज़। तो एग्जैक्टली ये ऐसे जो फॉरेस्ट है कि जो लोकल बॉडीज़ गवर्न करती है, जैसे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन हो गया, विलेज पंचायत हो गया, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड हो गए, तो इनको ये कंट्रोल करते हैं। तो जो भी टोटल इंडिया का जो कवर है उसमें ऑलमोस्ट 5% जो फॉरेस्ट है वो कमर्शियल फॉरेस्ट है, तो नॉट डायरेक्टली ओन्ड बाय द और लुक्ड आफ्टर बाय द गवर्नमेंट। तो जो प्राइवेट फॉरेस्ट है, तो दिस फॉरेस्ट आर प्राइवेट ओनरशिप के अंडर आते हैं एंड इट कवर स्लाइटली मोर देन 1%, यानी कि हल्का सा 1% से थोड़ा सा ज़्यादा इनका टोटल कवर एरिया है ऑफ टोटल फॉरेस्ट एरिया का ऑफ इंडिया। तो मर्चेंटेबल फॉरेस्ट यानी कि ऐसे फॉरेस्ट के जहाँ से आप मर्चेंडाइजेबल प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। तो दिस फॉरेस्ट आर एक्सेसिबल, यहाँ आप जा सकते हैं और वहाँ से कमर्शियल प्रोडक्ट ला सकते हैं। कवर्स 82% ऑफ टोटल फॉरेस्ट एरिया। तो गवर्नमेंट क्या करती है, जब भी मान लीजिए मर्चेंटेबल करना है तो बिडिंग होता है या टेंडर वगैरह निकाला जाता है, तो फॉरेस्ट प्रोड्यूस कलेक्ट करने के लिए। तो नॉन मर्चेंटेबल फॉरेस्ट सिचुएटेड एट हाई माउंटेन, एक्चुअली एक्सेसिबल नहीं होते, हाई पिक पे रहता है, तो नॉन एक्सेसिबल है। तो टोटल जो भी इंडिया का जो फॉरेस्ट कवर है उसमें से 18% जो कवर है तो वो नॉन मर्चेंटेबल फॉरेस्ट है। उसके बाद है कोनीफेरस फॉरेस्ट। उसके बाद है कोनीफेरस फॉरेस्ट। तो कोनीफेरस फॉरेस्ट में ऐसे फॉरेस्ट आएंगे या ऐसे फॉरेस्ट या ऐसे फॉरेस्ट है। तो ये जो फॉरेस्ट है तो ये कोनीफेरस फॉरेस्ट है। तो ये जो कोनीफेरस फॉरेस्ट है इसको हम टेम्परेट फॉरेस्ट ऐसे भी कह सकते हैं। तो दीज आर कॉल्ड एज अ टेम्परेट फॉरेस्ट एंड मिडल एंड अपर एलिवेशन ऑफ ईस्टर्न मिडल हिमालय। तो हिमालय रीजन में आते हैं। इवन नॉर्थ इंडियन स्टेट जैसे अरुणाचल प्रदेश वगैरह रीजन में आपको ये फॉरेस्ट दिखेंगे। तो ये जो फॉरेस्ट है वो 6.5% जो है वो टोटल फॉरेस्ट एरिया इंडिया का वो कवर कर लेते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट टाइप है ब्रॉड लीफ फॉरेस्ट। तो ब्रॉड लीफ फॉरेस्ट ऐसे दिखते हैं। ओके, तो ये ब्रॉड लीफ फॉरेस्ट का फोटो है। जो ब्रॉड लीफ फॉरेस्ट है ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन में या मानसून फॉरेस्ट में आते हैं। तो ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन में आते हैं। इनको मानसून फॉरेस्ट ऐसे भी कह सकते हैं। तो फाउंड प्लेटूज में आते हैं, प्लेन में आते हैं, माउंटेन में आते हैं। हाँ, तो इस रीजन में आते हैं और 94% ऑफ द टोटल फॉरेस्ट एरिया जो है इंडिया का तो वो ब्रॉड लीफ फॉरेस्ट ही कवर करते हैं। उसके बाद है हमारा मॉइस्ट एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो मॉइस्ट एवरग्रीन यानी सदर्न इंडिया में पाए जाएंगे, बहुत ज़्यादा बारिश होती है वहाँ। इवन वेस्टर्न घाट के अलोंगा में पाए जाते हैं, अंडमान निकोबार आइलैंड में पाए जाते हैं, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन जहाँ बहुत ज़्यादा हेवी रेनफॉल है वहाँ हमें ये फॉरेस्ट पाए जाएंगे। तो यहाँ का जो क्लाइमेट होता है वो वार्म एंड ह्यूमिड होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा गर्म एंड बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी भी। तो एनुअल प्रेसिपिटेशन यानी एनुअल जो रेनफॉल है वो अराउंड 200 सेंटीमीटर यहाँ होना चाहिए। एंड टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर अबव 22 डिग्री सेल्सियस चाहिए। तो यहाँ कौन कौन से ट्रीज आते हैं, तो यहाँ के ट्रीज जो होते हैं वो बहुत लंबे लंबे होते हैं, अप टू 60 मीटर तक जा सकते हैं, उससे भी ज़्यादा पाए जा सकते हैं। तो ये थ्रू आउट द ईयर हमें ग्रीन ही मिलते हैं। उसमें रोजवुड, महोगनी, आइनी, इबोनी, जैकफ्रूट, बीटल नट, पाम, जामुन, मैंगो, होलॉक, ये अलग प्रकार के ट्री हमें यहाँ दिखते हैं। सेमी एवरग्रीन यानी कि बारिश तो हो रही है लेकिन इतनी नहीं हो रही है कि जितनी मॉइस्ट एवरग्रीन में यहाँ बारिश होती है। तो ये जो रीजन है तो लेस रेनी पार्ट जो है तो वहाँ पाए जाते हैं, यानी वेस्टर्न घाट में पाए जाएंगे, अंडमान निकोबार आइलैंड में पाए जाएंगे एंड ईस्टर्न हिमालय के में, यानी कि वही रीजन की जहाँ एग्जैक्टली बहुत ज़्यादा बारिश नहीं हो रही है तो वह यहाँ पाए जाते हैं। तो यहाँ ट्री क्या है तो मिक्सचर मिलता है, मॉइस्ट एवरग्रीन फॉरेस्ट का भी मिक्सचर मिलता है और डेसिडियस ट्री है तो इसका भी यहाँ मिक्सचर मिलता है सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट में। तो यहाँ वाइट सीडार, हॉलॉक, कैल ऐसे अलग अलग ट्रीज हमें मिलते हैं। फॉरेस्ट है ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो ये फॉरेस्ट हमें कहाँ मिलते हैं, शिवालिक जो फुटेल है यहाँ मिलते हैं एंड फुटिल्स ऑफ शिवालिक हिल्स में मिलते हैं, फुटिल्स ऑफ हिमालय मिलते हैं। तो यहाँ जहाँ भी जो माउंटेन है उसकी हाइट 1000 मीटर और 1000 मीटर से ज़्यादा है तो उस रीजन में जनरली हमें ये मिलते हैं। हाँ, तो 1000 मीटर तक हमें ये दिख सकते हैं। फाउंड अलोंग आंध्र प्रदेश के एरिया में भी मिलते हैं, कर्नाटका के कोस्टल एरिया में भी हमें ये प्रकार के फॉरेस्ट मिलते हैं। तो यहाँ का जो क्लाइमेट है तो क्लाइमेट कैसा होना चाहिए, प्रोलॉन्ग्ड हॉट होना चाहिए, प्रोलॉन्ग ड्राई भी होना चाहिए एंड यहाँ का जो विंटर है वो कोल्ड होना चाहिए। तो यहाँ के जो ट्रीज़ है तो उनका जो ट्रीज़ होता है तो ये हार्ड होता है और ये
हार्ड लीव्ड एवरग्रीन ट्रीज आते हैं। तो इसके जो पत्ते हैं वो हार्ड लीव्ड होते हैं, एवरग्रीन ट्रीज ये है। एंड विथ फ्रेगरेंट फ्लावर, इनके जो फ्लावर्स रहते हैं उनमें बहुत अच्छी स्मेल आती है। अलॉन्ग विथ फ्यू डेसिडियस ट्रीज, तो डेसिडियस ट्री भी यहाँ पाए जाते हैं। और इनके यहाँ के जो भी ट्रीज है वो हमें पॉलिश लगते हैं, यानी वार्निश्ड लुक उनका दिखता है। जैसे फॉर यहाँ बहुत डेसिडियस फॉरेस्ट भी आते हैं, इवन सेमी ग्रीन ऐसे भी ट्रीज हमें दिखते हैं, सेमी एवर ग्रीन। तो अलॉन्ग विद दैट हमें मिलते हैं यहाँ पोमग्रेनेट, ऑलिव, ओलिएंडर, ये अलग अलग ट्री भी हमें इस रीजन में मिलते हैं। हमारा कंसेप्ट है ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। डेसिडियस फॉरेस्ट में यानी ऐसे फॉरेस्ट की जिसके पत्ते गिरते रहते हैं। तो एग्जैक्टली इनका जो मेन सोर्स रहता है वो मानसून नहीं रहता है, तो मानसून का जो भी वाटर है उसके ऊपर वो जनरली डिपेंड करता है। तो मॉइस्ट डेसिडियस जो फॉरेस्ट है उनका रीजन कहाँ है? नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में मिलेगा, फुट हिल्स ऑफ हिमालय मिलेगा, ईस्टर्न स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट मिलेगा, यानी कि जहाँ एग्जैक्टली बारिश थोड़ी कम होती है। एंड ओडिशा के रीजन में हमें मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट मिलते हैं। रेनफॉल क्या होती है? 100 to 200 सेंटीमीटर जहाँ है वहाँ ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट दिखे जाएंगे। जो ट्रीज होते हैं तो लंबे ट्रीज होते हैं, ब्रॉड होते हैं, ब्रांच होते हैं। एंड सम ट्रीज शेड देयर लीव्स इन ड्राई सीजन। तो एग्जैक्टली इनका जो सोर्स मेजरली रहता है मानसून का वाटर। तो मानसून वाटर जैसे ही शॉर्टेज हो जाता है वो अपने आप क्या करते हैं, उनके पत्ते शेड कर देते हैं। तो वुड कौन से यहाँ कौन कौन से ट्रीज मिलते हैं? टीक, साल, शीशम, हुर्रा, महुआ, आंवला, सेमूल, कुसुम, सैंडलवुड, अलग अलग प्रकार के ट्रीज हमें इस रीजन में मिलते हैं। ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट यानी कि मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट के मुकाबले में यहाँ बारिश थोड़ी कम हो जाएगी। तो रीजन कौन सा है? थ्रू आउट द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया हमें मिलता है, एक्सेप्ट नॉर्थ ईस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट में हमें ये नहीं मिलता है क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में अच्छी खासी बारिश मिलती है, इवन ग्लेशियर का उनको कंटिन्यूसली पानी मिलता रहता है। तो मध्य प्रदेश, अलॉन्ग विद दैट मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, ये रीजन में हमें ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट मिलते हैं। डेसिडियस का मतलब है कि पत्ते क्या हो जाता है ड्राई सीजन में शेड हो जाएंगे। तो रेनफॉल क्या हो जाएगी? 70 to 100 सेंटीमीटर। मॉइस्ट डेसिडियस का कितना था? 100 to 200 सेंटीमीटर था। तो ट्रीज यहाँ कौन से मिलेंगे कि जो ड्राई सीजन में क्या करते हैं, कम्प्लीटली उनके लीव्स क्या करते हैं, शेड करते हैं। तो जैसे टेंड, पाड़स, अमलटास, बेल, खेर, एग्जलवुड, ये प्रकार के हमें क्या मिलते हैं, यहाँ ट्रीज मिलते हैं। उसके बाद है हमारा थॉर्न फॉरेस्ट। थॉर्न फॉरेस्ट यानी कि ऐसा रीजन की जहाँ पानी क्या है, बहुत कम है। तो यानी कि रेनफॉल क्या होता है, लेस देन 50 सेंटीमीटर आता है। रीजन ब्लैक सॉइल एरियाज में जनरली आता है, जैसे नॉर्थ वेस्ट, सेंट्रल एंड साउथ इंडिया में, इवन सेमी एरिड एरियाज में हमें ये ट्रीज हमें मिलते हैं। उसके बाद जो ट्रीज कौन कौन से आते हैं, तो ये जो ट्रीज आते हैं वो 10 मीटर्स के ऊपर ग्रो नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ हमें वैरायटी ऑफ क्या मिलती है, ग्रासेस मिलती है और श्रब मिलते हैं। तो ट्रीज कौन कौन से मिल सकते हैं? स्पर्ज, केपर, कैक्टस, ये हमें क्या मिलते हैं, इस रीजन में प्लांट मिलते हैं। प्लांट रिमेन लीफलेस फॉर मोस्ट ऑफ द ईयर। तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, जो प्लांट होता है उसको क्या, ट्री होता है उसको क्या नहीं आते हैं, तो उसको लीफ ही नहीं आते हैं। तो उसके एग्जाम्पल है बबूल, एकेशिया, कोका, खेर, खजूरी, बेर, नीम, खेजूरी, पड़स एक्सेट्रा ट्रीज हमें इस रीजन में पाए मिलते हैं। नेक्स्ट हमारा टाइप है माउंटेन वेट टेम्परेट फॉरेस्ट। तो माउंटेन यानी माउंटेनियस, जो माउंटेन के ऊपर हमें मिलते रहते हैं। तो रीजन क्या है? नॉर्दर्न एंड सदर्न इंडिया, और खास करके हमें कौन सा एरिया चाहिए? हिली एरिया चाहिए। रेनफॉल क्या है यहाँ? मोर देन 200 सेंटीमीटर, बहुत ज़्यादा बारिश वाला रीजन, यानी कि मान लीजिए वेस्टर्न घाट पकड़ लीजिए। तो साउथ में कहाँ मिलता है? साउथ में हमें नीलगिरी हिल्स में मिलते हैं, इवन केरला में मिलते हैं, केरला के माउंटेन रेंजेस में मिलते हैं। नॉर्थ में हमें अरुणाचल प्रदेश, यानी कि पूरा हिली एरिया है। तो ट्रीज़ क्या है यहाँ? ट्रीज जो मिलते हैं, यूकैलिप्टस मिलता है, रोडोडेंड्रॉन मिलता है, चंपा, एंड वैरायटी ऑफ ग्राउंड फ्लोरा यहाँ अवेलेबल होता है। तो यानी कि एग्जैक्टली ग्राउंड भी क्या होता है, कम्प्लीटली कवर्ड रहता है विथ फ्लोरा से। तो ये फॉरेस्ट है माउंटेन वेट टेम्परेट फॉरेस्ट, यानी बहुत ज़्यादा बारिश एंड पहाड़ी एरिया। जो माउंटेन सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है, यानी कि माउंटेन के ऐसे फॉरेस्ट की जो सब ट्रॉपिकल रीजन में आते हैं। तो यहाँ का जो क्लाइमेट होता है, रेनफॉल होती है 100 to 200 सेंटीमीटर, यानी बहुत ज़्यादा बारिश। और टेम्परेचर जो रहेगा 15 to 22 डिग्री सेल्सियस, यानी कि बहुत ठंडा नहीं, हल्का सा मीडियम। और उसके बाद जो रीजन होता है, तो रीजन है नॉर्थ वेस्टर्न हिमालय, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। तो ये रीजन में हमें मिलते हैं माउंटेन सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। और ट्रीज क्या मिलती है यहाँ? पाइन या चीर मिलती है, ओक, जामुन, रोडोडेंड्रॉन, ये अलग अलग प्रकार के हमें क्या मिलते हैं यहाँ? ट्रीज मिलते हैं। उसके बाद है हिमालयन फॉरेस्ट मॉइस्ट टाइप।
तो मॉइस्ट यानी बहुत ज़्यादा बारिश होनी चाहिए या बहुत ज़्यादा मॉइस्चर अवेलेबल चाहिए। तो रीजन क्या है, जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, पार्ट्स ऑफ बंगाल। लेकिन बंगाल में कौन सा एरिया, जो हिली एरिया है वो है। तो एलिवेशन क्या है, तो यहाँ पाए जाएंगे कि जहाँ अल्टीट्यूड जो है, हाइट जो है माउंटेन का, वो अराउंड 1000 से 2000 मीटर तक है। और यहाँ कौन कौन से ट्रीज पाए जाते हैं, ओक, चेस्टनट, चीर, साल, श्रब एंड बहुत सारी न्यूट्रिशनल ग्रासेस हमें क्या मिलती है, इस रीजन में मिलती है। हमारा हिमालयन ड्राई एंड टेम्परेट फॉरेस्ट, तो एग्जैक्टली हिमालय के रीजन है, लेकिन यहाँ क्या होगा, ज़्यादा बारिश नहीं होगी, तो ड्राई रहेगा ये रीजन, मॉइस्चर कम रहेगा। तो रीजन जम्मू एंड कश्मीर में मिलता है, चंबा में मिलता है, लाहौल, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश में मिलता है, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश में, और सिक्किम में। कौन कौन से ट्रीज आते हैं यहाँ, कोनीफेरस आते हैं, मेजरली जो ट्रीज आते हैं यहाँ कोनीफेरस आते हैं, जिसमें देवदार, ओक, चिलगोदा, मैपल, ऑलिव, मलबेरी एंड विलो, ये अलग अलग प्रकार के हमें ट्रीज यहाँ मिलेंगे। उसके बाद है अल्पाइन एंड सब अल्पाइन फॉरेस्ट। अल्पाइन यानी कि बहुत ज़्यादा ऊंचाई, तो ऊंचाई कितनी है, अराउंड जो हाइट है माउंटेन की, वो एवरेज जहाँ फॉरेस्ट मिलेगा वो रहेगा 2500 to 4000 मीटर तक हमें सी लेवल से मिलेगा। तो एलिवेशन अल्टीट्यूड यानी कि वो सी लेवल से हमने उसका हाइट मेजर किया है। तो सब अल्पाइन, इसमें भी दो प्रकार होता है, एक अल्पाइन होता है और सब अल्पाइन होता है। जो सब अल्पाइन होता है हमें 2900 से 3500 मीटर तक हमें ये फॉरेस्ट मिलते हैं। तो कौन कौन से ट्रीज मिलते हैं यहाँ, जूनिपर, रोडोडेंड्रॉन, विलो, ब्लैक करंट, रेड फीर, ब्लैक जूनिपर, बर्च, लार्च, ये अलग अलग प्रकार के हमें ट्री जो है इस रीजन में मिलते हैं। अल्पाइन यानी कि बहुत ऊंचाई वाला एरिया कि जहाँ एग्जैक्टली हमें ट्रीज दिखते हैं। हमारा लिटोरल एंड स्वैम्प फॉरेस्ट, तो जहाँ भी रिवर का डेल्टा रीजन है, तो डेल्टा रीजन में जनरली हमें ये ऐसे फॉरेस्ट पाए जाते हैं। तो ये फोटो है, तो एग्जैक्टली रिवर का डेल्टा पकड़ लीजिए, तो रिवर के डेल्टा के रीजन में हमें जनरली ये फॉरेस्ट पाए जाते हैं। तो जो रीजन हमें जो मिलता है, तो वो मिलता है हमें अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, फिर डेल्टा एरिया ऑफ गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, इवन डेल्टा रीजन ऑफ महानदी, गोदावरी, कृष्णा, तो इस रीजन में हमें ये फॉरेस्ट पाए जाते हैं। तो ट्रीज यहाँ लिमिटेड नंबर ऑफ प्लांट होते हैं और ट्रीज होते हैं, क्योंकि क्या होता है कि प्लांट ब्रीथ नहीं कर पाते, मेजॉरिटी ऑफ द प्लांट कैन नॉट ब्रीथ इन वाटर, तो इसके लिए यहाँ लिमिटेड नंबर ऑफ ही प्लांट हमें मिलते हैं। तो उसमें एग्जांपल है विस्लिंग पाइन्स, फिर मैंग्रोव, फिर डेट्स, पाम्स, बुलेट वुड, ये अलग अलग प्रकार के हमें क्या मिलते हैं यहाँ, प्लांट एंड ट्रीज यहाँ मिलते हैं। तो उसके बाद है मैंग्रोव इन इंडिया। तो मैंग्रोव इन इंडिया जो है वो स्प्रेड ओवर 6740 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि है 7% ऑफ वर्ल्ड मैंग्रोव फॉरेस्ट। तो इंडिया में तकरीबन जितना भी मैंग्रोव फॉरेस्ट है वो कवर करते हैं अराउंड 7% ऑफ टोटल वर्ल्ड मैंग्रोव फॉरेस्ट। दिस प्रोटेक्ट कोस्टल एरियाज फ्रॉम इरोजन, तो कोस्टल एरिया को वो इरोजन से बचाता है। सुंदरबन जो है अलॉन्ग विद द गंगा डेल्टा, वो लार्जेस्ट टाइडल फॉरेस्ट है इन द वर्ल्ड। सुंदरबन अलॉन्ग विद द गंगा डेल्टा, तो वो क्या है, लार्जेस्ट टाइडल फॉरेस्ट है वर्ल्ड का। फॉरेस्ट का इंपॉर्टेंस क्या है, तो एग्जैक्टली क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करता है फॉरेस्ट। तो वर्ल्ड लार्जेस्ट कार्बन स्टोर हाउस होता है, और जितना भी जो ग्रीन हाउस गैसेस है या कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस है उसको वो क्या करता है, तो एब्जॉर्ब करता है। तो एनवायरनमेंट में वो क्लीन एयर देता है, वाटर देता है, और वाटर साइकिल को भी रेगुलेट करने में बहुत मेजर रोल निभाता है। तो सॉइल इरोजन को भी प्रिवेंट करता है, डेजर्टिफिकेशन सॉइल का होने से बचाता है। तो और बहुत अच्छा टॉप सॉइल बना देता है, जिसकी वजह से क्रॉप वहाँ अच्छे से ग्रो हो जाए। और ह्यूमन लाइफ को भी ऑक्सीजन मिलता है, उससे शेल्टर मिलता है, जॉब मिलती है, वाटर नरिशमेंट मिलती है, फ्यूल मिलता है। अगर वाइल्ड लाइफ की बात करें तो हैबिटेट मिलता है बहुत सारे वाइल्ड लाइफ एनिमल के लिए, मेनी ऑफ विच आर द सोर्सेज ऑफ फूड फॉर द ह्यूमन। तो वाइल्ड लाइफ से ऐसे बहुत सारे ऐसे एनिमल्स है या प्लांट है कि जो फूड सोर्सेस है फॉर द ह्यूमन। और इकोनॉमिक की बात करें तो हमें टिम्बर यानी लकड़ी मिलती है, टूल्स मिलते हैं बहुत सारे, हम बोट बना सकते हैं इससे, मेडिसिनल प्लांट मिलते हैं, फिर नेचुरल इंसेक्टिसाइड मिलते हैं, इवन हमें रॉ मटेरियल मिलता है इंडस्ट्री के लिए। और ये छोड़कर भी हेल्थ की अगर बात करें तो हेल्थ में क्या होता है कि अगर हमारी तबीयत सही नहीं है तो डॉक्टर खुद होके बोलते हैं कि अगर आप फॉरेस्ट रीजन में अगर रहते हैं तो आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी। तो यानी कि हमें हेल्थ बेनिफिट भी है फॉरेस्ट के। और ये छोड़कर भी क्या होता है कि जो फॉरेस्ट रीजन रहता है वो अच्छा खासा पानी को स्टोर करता है, तो अंडर ग्राउंड वाटर स्टोर करता है फॉरेस्ट।